हेलो फ्रेंड्स, साकार एकेडमी में स्वागत है। मैं हूं विवेक पटेल। दोस्तों, अक्सर हमसे कहा जाता है कि भारत बहुत शांतिपूर्ण देश है। ये देखिए कितना भोला भाला देश है, छोटा सा प्यारा सा। अक्सर ये भी बताया जाता है कि दुनिया के दूसरे देशों ने हमेशा भारत के ऊपर हमला किया। विदेश से बहुत सारे लोग आए और भारत को जीत करके यहाँ पे शासन करने लगे। ऐसा सुनने में कई बार बुरा भी लगता है, लेकिन ये अच्छी बात है कि विदेश से जो भी लोग आए वो भारत में घुल मिल गए। अब कोई अलग अलग दिखाई नहीं देता। यहाँ की एक मिश्रित संस्कृति तैयार हुई, यहाँ का एक रिच कल्चर बना। दूसरी बात यह है कि भारत बहुत शांतिपूर्ण देश होने का दर्जा हासिल करता है। भारत अक्सर ये कहता है कि हमने अपने हजारों सालों के इतिहास में कभी किसी दूसरे देश पे हमला नहीं किया। हम लोग इतने शांतिपूर्ण और भरोसेमंद लोग हैं कि हमको सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जहां पर दुनिया की शक्तियां बैठती हैं, हमको भी उनके बराबर का दर्जा दो। दूसरे लोग तो लड़ के हासिल किए हैं, हम लोग तो भरोसेमंद और शांतिपूर्ण लोग हैं। तो इंडिया ने अपना एक सुंदर, बढ़िया, सभ्य, शालीन वाला इमेज बनाया है कि ये सबसे सुशील बच्चा है, दुनिया के झगड़ों से दूर रहता है, और हमारा इतिहास इसका गवाह है। लेकिन क्या ये बात सही है? क्या भारत ने आज तक किसी पे हमला नहीं किया? क्यों हमारे यहां ऐसा इमेज बना हुआ है कि भारत शांतिपूर्ण, सभ्य, सुशील देश है? क्या भारत वालों के अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि दूसरों पे हमला कर सकें? देयर इज आंसर टू दैट। यस, भारत के अंदर क्षमता थी दूसरे देशों पे हमला करने का, और भारत ने ऐसा किया भी। भारतीय इतिहास के उस समय के बारे में हम लोग जानेंगे जब भारत ने न सिर्फ अपनी सीमाओं से बाहर दूसरे देशों पे हमला किया, बल्कि वहां पर अपनी सत्ता स्थापित की, वहां के कल्चर को अपने हिसाब से ढाल लिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी सक्षमता को दिखाया और एक अंतर्राष्ट्रीय वर्चस्व की स्थापना की। तो सबसे पहले थोड़ा भूगोल जान लेते हैं दोस्तों। ये है भारत। भारत जो है मध्य एशिया के दक्षिण में स्थित है, और इसके पश्चिम के क्षेत्र में यहाँ पे है अरब सागर, इधर अरब प्रायद्वीप, अरब जनजाति के लोग इधर रहते हैं, सऊदी अरब इत्यादि। इधर है अफ्रीका, अफ्रीका के नॉर्थ में इजिप्ट है, मिस्र, इसके ऊपर है भूमध्य सागर, और आगे यूरोप है। ठीक है। दूसरी तरफ भारत से हम लोग दूसरे डायरेक्शन में जाएंगे तो हमको मिलेगा दक्षिण पूर्व एशिया। आसियान कंट्रीज आते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। यहाँ पर है मलेशिया, ठीक है, म्यांमार या बर्मा, मलेशिया। इधर नीचे जो द्वीप समूह दिख रहा है ये है इंडोनेशिया। आगे आप जाएंगे आपको मिलेगा कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस और चाइना। अभी क्या है कि प्राचीन काल के समय में चीन जो है ये व्यापारिक वस्तुओं का शानदार उत्पादक था, स्पेशली रेशम का, और चीन से रेशम मार्ग के माध्यम से यूरोप तक व्यापारिक कार्य किए जाते थे। ये चीन रेशम का एक्सपोर्ट करता था, सोना मंगाता था। बाद में समुद्रिक तरीके से भी व्यापार होने लगा। चीन का सामान जो है ये दक्षिण पूर्व एशिया के रास्ते, ये यहाँ पर मलेशिया वाला जो ये क्षेत्र है, मलक्का जल संधि के रास्ते भारत आता था। भारत से फिर अरब प्रायद्वीप होकर के ये यूरोप जाता था। भारत से लाल सागर होकर के ये मिस्र जाता था। मिस्र में यहाँ पे अलेक्जेंड्रिया पोर्ट था, अलेक्जेंड्रिया या सिकंदरिया से यूरोप जाता था। तो इस तरह से दो मुख्य रास्ते थे, एक समुद्री रास्ता और एक जमीनी रास्ता, जिससे चीन का सामान जो है वो यूरोप जाता था, और भारत भी अपना सामान इसी रास्ते से एक्सपोर्ट करता था। तो इंडिया जो है ये ट्रांजिट पॉइंट था चीन और यूरोप के व्यापार में। इसके साथ साथ भारत सूती वस्त्रों का सबसे बड़ा उत्पादक था और शानदार व्यापारी था। चीन और यूरोप दोनों तरफ ये जो है अपने सामान एक्सपोर्ट करता था। और ऐसे ही समय काल में यहां पर एक महान साम्राज्य का उदय हुआ जिसका नाम था चोल। चोल लोग तंजौर के निवासी थे, तमिलनाडु के क्षेत्र में विकसित हुए थे। तमिल इनकी भाषा थी, बहुत ही सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध थे और बहुत ही शक्तिशाली थे। चोलों ने भारतीय इतिहास में वो काम किया जो किसी और ने नहीं किया। ये लोग पाथ ब्रेकर थे, ये लोग थे ट्रेल ब्लेजर। इन्होंने नया ट्रेंड चालू किया। भारत इतना बड़ा देश है कि ज्यादातर राजा भारत को ही जीतते जीतते या भारत में अपने शासन का विस्तार करते करते ही मिट जाते थे। अनेक राजवंश आए, अनेक गए, लेकिन चोल लोगों ने सबसे पहले इस चीज को समझा कि भारत की कुंजी, भारत में समृद्धि की कुंजी, ये आपका जमीनी हमले में नहीं है। भारत में समृद्धि की कुंजी व्यापार पे नियंत्रण हासिल करने में, और चोलों का दृष्टिकोण इसी चीज से प्रेरित था। यही चीज इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमले करने, दूसरे देशों को कब्जे में करने और भारत का अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य बनाने में मदद करने वाली है। तो कैसे? चोल लोग व्यापार का महत्व बहुत अच्छे से समझते थे। इनको मालूम था
कि चाइना से दक्षिण पूर्व एशिया के रास्ते भारत होते हुए अरब के रास्ते यूरोप का जो व्यापार है, इस व्यापार पर नियंत्रण हासिल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब इस व्यापार में चोल लोगों का दो ही कंपटीशन था, एक तो दक्षिण पूर्व एशिया के देश और दूसरे अरब देश। अरबों के साथ चोलों का बहुत अच्छा कनेक्शन था, यहां पर कोई ट्रबल था नहीं। असली समस्या थी दक्षिण पूर्व एशिया। तो चोल लोगों में एक शासक था जिसका नाम था राजराज चोल। राजराज चोल ने सबसे पहले वो काम किया जो भारत का कोई शासक नहीं कर पाया था, उसने एक नौसेना विकसित की। ही डेवलप्ड अ नेवी। इसने विशाल जहाजों का निर्माण कराया, लकड़ी के जहाज। इन लकड़ी के जहाजों को बड़े विशाल धनुष और बाण से सुसज्जित इसने किया और इससे आग उगलने वाले यंत्र इस पे लगाए। बड़े बड़े जहाज जो आग उगल सकते हैं, दूसरे जहाजों पे आग लगा सकते हैं। ठीक है, रैमिंग एंड डिस्ट्रक्शन, पिलेज फोर्टिफिकेशन, इस तरह के इन्होंने कार्य करवाए। तो राजराज चोल पहला राजा था जिसने चोलों की नौसेना का निर्माण किया और ये राजराज चोल ने इस नौसेना का इस्तेमाल दूसरे देशों तक पहुंचने और वहां पर अपनी सेना उतार करके उनको जीतने में लगाया। तो राजराज चोल ने क्या किया, ये इसने अपनी नौसेना का निर्माण किया। इसने अपनी सेना को जहाजों में बिठाया और श्रीलंका पे आक्रमण किया। तो सबसे पहले भारत ने अपने ही पड़ोसी देश श्रीलंका पे आक्रमण किया। श्रीलंका के राजा महिंद पंचम को इन्होंने हरा दिया, उसकी राजधानी अनुराधापुर को इन्होंने नष्ट कर दिया, नॉर्थ श्रीलंका पे इन्होंने कब्जा कर लिया। राजराज का बेटा हुआ राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल ने पूरे श्रीलंका पे कब्जा कर लिया और वहां के राजा को जेल भेज दिया और इस तरह से श्रीलंका में इन्होंने जो है हिंदू संस्कृति का प्रचार किया। ठीक है, श्रीलंका बौद्ध कंट्री था, बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म का प्रचार हुआ, सांस्कृतिक विकास हुआ। राजेंद्र चोल ने नौसेना का और भी ज्यादा विस्तार किया। नौसेना इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ये जो बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है इसको चोलों की झील कहा जाता था। तो बंगाल की खाड़ी बन गई चोलों की झील, चोलाज लेक। और इस झील में अंडमान से लेकर श्रीलंका से लेकर आपका भारत की मुख्य भूमि तक, इधर लक्षद्वीप और इधर आपका दक्षिण में मालदीव तक, पूरे हिंद महासागर में चोलों की तूती बोलती थी और बंगाल की खाड़ी में चोलों की अनुमति के बिना कोई जहाज नहीं जा सकता था, इसीलिए इसको चोलों की झील कहा गया। राजेंद्र प्रथम ने क्या किया, राजेंद्र प्रथम ने सबसे पहले तो अपनी नौसेना से बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील बना दिया और यहां से आगे बढ़ते हुए इसने अंडमान निकोबार पे कब्जा किया और इसके बाद चोल नौसेना ने मलेशिया पे आक्रमण किया। तो राजेंद्र प्रथम के समय में कडारम या मलेशिया पर आक्रमण किया गया। मलेशिया के शासक जो हैं ये इस क्षेत्र पर नियंत्रण रखते थे और चीन से होने वाले व्यापार पे टैक्स वसूलते थे। चोलों को ये चीज पसंद नहीं थी कि उनके होते हुए कोई उनके व्यापार पे कैसे टैक्स लगा सकता है। तो राजेंद्र चोल ने कडारम के ऊपर अपनी नौसेना से आक्रमण किया। राजेंद्र चोल ने कडारम यानी कि मलेशिया के राजा संग्राम कुलोत्तुंग वर्मन को युद्ध में हरा दिया। ठीक है, पहले तो समुद्र में लड़ाई हुई, फिर चोल सेना उतरी, उन्होंने जमीन पे भी उसको हरा दिया। वर्मन वंश का अंत हो गया और मलेशिया यानी कि कडारम के ऊपर में चोलों का शासन आ गया। चोलों ने यहां से आगे बढ़ते हुए सुमात्रा, जावा और बाली द्वीप पे भी कब्जा कर लिया। यहां से आगे बढ़ करके बोर्नियो द्वीप से होते हुए इन्होंने कंबोडिया पे आक्रमण किया और कंबोडिया और वियतनाम के जो शासक थे इन्होंने भी चोलों के आगे घुटने टेक दिए। नतीजा क्या हुआ, इस पूरे क्षेत्र में चोलों का प्रभुत्व हो गया। अब चीन से होने वाला व्यापार पूरी तरह से चोलों के नियंत्रण में था। बंगाल की खाड़ी चोलों की झील थी और पूरे हिंद महासागर में चोल नौसेना का राज था। अरब लोग भी चोलों को टैक्स पटाते थे। तो इस तरह से चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया में भारत का एक अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य यहां पे स्थापित किया है और इस अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य के ऊपर में इनका जबरदस्त नियंत्रण था। यही वजह है कि आज भी इंडोनेशिया मुस्लिम देश होने के बावजूद भी ज्यादातर यहाँ के नाम, यहाँ के स्थानों के नाम हिंदू धर्म से संबंधित है। बाली द्वीप में सबसे ज्यादा संख्या में हिंदू रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इंडोनेशिया में हिंदू प्रतीकों का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे मुद्रा के ऊपर गणेश की मूर्ति अंकित है। ठीक है, यहाँ की एविएशन एजेंसी का नाम है गरुड़। मलेशिया में भी प्रतीकों पे, स्थानीय लोगों पे, यहाँ के नृत्य, गीत, संगीत से लेकर के यहाँ के धर्म पे भारतीय हिंदू संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। थाईलैंड के शासक तो राम की उपाधि ही धारण करते हैं जो सीधे सीधे हिंदू धर्म से प्रेरित है। वियतनाम और कंबोडिया
और लाओस में हिंदू संस्कृति का प्रसार चोलों के समय में हुआ है। तो जो भी हिंदू मोटिफ, हिंदू मंदिर, हिंदू कल्चर जो है यहाँ पे मिलता है, जैसे कंबोडिया का अंकोर वाट टेम्पल, ठीक है, ये मंदिर क्यों बना? क्योंकि हिंदू संस्कृति को चोल लोग वहां तक लेके गए थे। आने वाले कुछ समय में चोलों का प्रभाव भारत पे भी तेजी से बढ़ा। इन्होंने उत्तर भारत पे भी आक्रमण किए। चोलों ने एक शानदार स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज की परंपरा भी स्थापित की और इस पूरे हिंद महासागर में चोलों का वर्चस्व हुआ करता था। तो एक सवाल उठता है कि चोलों ने आखिरकार भारत के उत्तरी क्षेत्र पे हमला करने को छोड़ करके दूसरे देशों पे आक्रमण करके भारत का साम्राज्य विस्तार करना जरूरी क्यों समझा? इनको ऐसा क्या लगा कि दूसरों पे हमला किया जाए? भारत की शांतिपूर्ण इमेज पे बट्टा लग रहा है क्या? नहीं, चोल लोग अलग ही दृष्टिकोण से प्रेरित थे। देखिए, चोल लोग एक बात समझते थे कि असली पैसा कृषि से आने वाले राजस्व में नहीं है। जमीन पे होती है कृषि, किसानों से भू राजस्व वसूल करके पैसा हासिल किया जाता है। चोल लोगों का कहना था इससे धन की प्राप्ति कम होती है, असली धन तो व्यापार में है। तो चोल लोग सूती कपड़े के बहुत शानदार मैन्युफैक्चरर थे। रेशमी वस्त्र, लोहे का सामान, जहाज, तरह तरह की चीजें यहां बनाई जाती थी और ऊंचे दर्जे के जो है ये सामानों के उत्पादक थे। इन सामानों को ये चाइना, अरब और यूरोप की ओर जो है एक्सपोर्ट करते थे और इसके बदले सोना मिलता था, क्योंकि दूसरे देशों में बनने वाले सामानों की इनको जरूरत नहीं थी, ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर थे। तो चोल लोग बहुत अच्छे उत्पादक थे, चोल लोग बहुत अच्छे व्यापारी थे, नेट एक्सपोर्टर थे और इसके बदले इनको दुनिया के सभी देशों से सोना हासिल होता था। इसके अलावा ये इंटरपोर्ट का काम भी करते थे। चीन से आने वाले सामानों को ये अपने व्यापारिक जहाजों से अरब तक पहुंचाते थे और यूरोप तक आगे भेजते थे। तो इस पे भी इनको व्यापारिक धन की प्राप्ति होती थी। इसकी वजह से चोल लोग अत्यंत धनी हो गए थे। चोल संस्कृति का तेजी से विकास हो रहा था, ठीक है। संगम साहित्य में आप देख लीजिए, उसके बाद जो है तमिल लेखकों को आप देख लीजिए, विभिन्न तरह के साहित्य, विभिन्न तरह की कलाओं का यहाँ विकास हो रहा है। कर्नाटिक म्यूजिक, आपका द्रविड़ शैली के मंदिर, विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ है। राज ने तंजौर में बृहदीश्वर मंदिर बनाया, दक्षिण भारत का सबसे विशाल मंदिर। राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम के मंदिर बनवाए। ये सब जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आते हैं। तो जबरदस्त समृद्धि और कला संस्कृति का विस्तार हो रहा था। ऐसे में चोल लोग समझ गए कि उत्तर भारत में आक्रमण करके विशाल सेना के ऊपर खर्चा करना, दूसरे क्षेत्रों में जाना, ये उतना लाभदायक नहीं है, बल्कि इस व्यापार को सुरक्षित कर रखना और विकसित बनाना ज्यादा जरूरी है। और इस व्यापार के मार्ग में दक्षिण पूर्व एशिया के शासक इनके बाधक बन रहे थे। यही वजह है कि चोलों ने आगे बढ़ करके इनके ऊपर हमला किया, इनको पराजित किया और इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व बना करके अपने व्यापार को सुरक्षित रखा और यही इनकी समृद्धि का स्रोत है। चोलों की दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग बात थी नौसेना। चोल लोग समझते थे कि समुद्री व्यापार से ही इनको धन मिलना है, इसीलिए इन्होंने हमेशा नौसेना के विकास पे फोकस किया। और भारतीय इतिहास में चोल एकमात्र ऐसे शासक हैं जिन्होंने नौसेना को विकसित किया है। और नौसेना को विकसित करने की वजह से चोल लोग बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं दूसरे देशों पे पहुंचने में, आक्रमण करने में, उनको जीतने में। इसके अलावा चोल लोग इस बात को भी समझते थे कि उत्तर भारत के भाषा, संस्कृति, तौर तरीके चोलों से काफी अलग हैं। चोल लोग स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज को अपनाते थे, तमिल भाषा का इस्तेमाल करते थे, महिलाओं को समाज में बेहतरीन स्थिति प्राप्त थी, काफी अलग कल्चर था, जबकि उत्तर भारत की संस्कृति एकदम ही अलग थी। इसके अलावा चोल लोग जो हैं ये अपने समय काल में अपने नजदीकी देशों की संस्कृतियों से अपने आप को काफी नजदीक पाते थे और इन क्षेत्रों में हिंदू संस्कृति का विस्तार करने में चोल शासकों को काफी ज्यादा इंटरेस्ट था और इस चीज का इस्तेमाल करते हुए चोल शासकों ने भारत के साम्राज्य को दूसरे देशों तक फैलाया। तो देखिए, एक ही देश का होने के बावजूद चोल शासकों के लिए उत्तर भारत उतना ही अलग था जितना कि दक्षिण पूर्व एशिया, और इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया को चुना। इसमें कोई नई बात नहीं है और यही वजह है कि आज भारतीय संस्कृति का प्रसार इस क्षेत्र में हुआ है और ये भारत के प्रभाव क्षेत्र के रूप में उभरता है। तो ये था दोस्तों भारत का अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य। ये साम्राज्य भारत की शांतिपूर्ण छवि को थोड़ा बदलता जरूर है, लेकिन ये भारतीय इतिहास के स्वर्णिम अध्याय को बताता है जब हिंद महासागर में
भारत का वर्चस्व हुआ करता था। और जब एक भारतीय शक्ति ने पूरे हिंद महासागर के सभी देशों को अपनी ताकत के तले झुका दिया था। थैंक यू फ्रेंड्स। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। थैंक यू।